हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आई होप आप लोग कल का लेक्चर देखे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल तक हमने पढ़ा था अविरोधी समीकरण के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे विरोधी समीकरण के बारे में और आश्रित समीकरण के बारे में। देखते हैं टाइम के अनुसार क्या होता है। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग। अविरोधी समीकरण पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ेंगे विरोधी समीकरण। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होता है? कल हम लोग पढ़े थे विरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण कंसिस्टेंट इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं विरोधी समीकरण इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इसमें क्या होता है, विरोधी समीकरण किसको कहते हैं कि लिखिए वैसा समीकरण जिसके चर राशियों के गुणांकों कोफिशिएंट, चर राशियों के गुणांकों का अनुपात बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। वैसा समीकरण जिससे चर राशियों के गुणांकों का अनुपात बराबर हो उसे विरोधी समीकरण कहा जाता है। विरोधी समीकरण कहा वैसा समीकरण जिसके चर राशियों के गुणांकों का अनुपात बराबर हो उसे विरोधी समीकरण कहा जाता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम कहते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 9 और हम कहते हैं 6x प्लस 8y इक्वल टू 5। 6x प्लस 8y इक्वल टू 5। यहाँ पे आप देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ x का गुणांक 3, x का गुणांक 6, y का गुणांक 4, y का गुणांक 8। तो इनके गुणांकों का अनुपात कितना होगा? 3/6। और x के गुणांकों का अनुपात यहाँ कितना मिला? 3/6। और y के गुणांकों का अनुपात कितना मिल रहा है हमें? 4/8। 4/8। देखिए तो क्या 3/6 4/8 आपस में बराबर है क्या? 3/6 और 4/8 आपस में बराबर है या नहीं है? कंपेयर करिए। देखिए तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, मतलब कि कितना बराबर हमें क्या मिला? 1/2
और इतना बराबर हमें क्या मिला 1/2। क्या 1/2 1/2 आपस में बराबर है? तो हाँ है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, मतलब कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन आपस में बराबर हो गए। तो इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे? विरोधी समीकरण। क्या बोलेंगे? विरोधी समीकरण। ये हमारा विरोधी समीकरण है, ठीक है। अविरोधी समीकरण में हमने क्या पढ़ा था? याद होगा आप लोग को, कल पढ़े थे। अविरोधी समीकरण में x के गुणांकों का जो अनुपात है y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं था। उसमें क्या था कि a/d जो है b/e के बराबर नहीं था। ये था, याद है ना? a/d जो है b/e के बराबर नहीं था। लेकिन इसमें क्या है कि a/d b/e के बराबर है। a/d b/e के बराबर है, ठीक है। इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे? विरोधी इनकंसिस्टेंट। विरोधी मतलब कि इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। जो लोग कल वाला लेक्चर नहीं देखे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। ये हो गया विरोधी समीकरण। अब इसका कंडीशन पढ़ते हैं। विरोधी समीकरण का शर्त। विरोधी समीकरण विरोधी समीकरण का शर्त पढ़ते हैं। शर्त, कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या होगा विरोधी समीकरण का शर्त? क्या होगा? तो विरोधी समीकरण का शर्त क्या होगा? a/d इक्वल टू b/e। या तो ये वाला या ये वाला, दोनों में से कोई एक। a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक है। a/d इक्वल टू b/e और a1/a2 इक्वल टू b1/b2। लिख लिया आप लोग? ठीक है, ठीक है। तो विरोधी समीकरण का शर्त क्या है कि a/d इक्वल टू b/e। इसका ग्राफ समझते हैं। विरोधी समीकरण का ग्राफ। विरोधी समीकरण का ग्राफ क्या होता है? ठीक है, ग्राफ ऑफ इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो ग्राफ क्या होगा इसका? लिखिए, विरोधी समीकरण का ग्राफ क्या लिखेंगे? विरोधी समीकरण इनकंसिस्टेंट, ग्राफ ऑफ इनकंसिस्टेंट। विरोधी समीकरण का ग्राफ एक समानांतर रेखा प्राप्त होती है। समानांतर, विरोधी समीकरण का ग्राफ एक समानांतर रेखा प्राप्त होती है। विरोधी समीकरण का ग्राफ एक समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन, PARALLEL, पैरेलल लाइन। विरोधी समीकरण का ग्राफ एक समानांतर रेखा होती है। विरोधी समीकरण का ग्राफ एक समानांतर रेखा होती है। विरोधी समानांतर रेखा होती है। समानांतर रेखा में
समानांतर रेखा में समानांतर रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। प्रतिच्छेदित इंटरसेक्ट समानांतर रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। ठीक है, समानांतर रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। सवाल, विरोधी समीकरण का ग्राफ एक समानांतर रेखा प्राप्त होती है। ये वाला लाइन ना उसमें लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे। तो अब इसका ग्राफ बना देते हैं। इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, देखिए। विरोधी समीकरण का ग्राफ समानांतर रेखा प्राप्त होती है। ऐसा, कैसा? ऐसा और ऐसा। ठीक है, ये है हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और ये हमारा dx प्लस dy प्लस f इक्वल टू 0। ठीक है, विरोधी समीकरण का ग्राफ जो है एक समानांतर रेखा प्राप्त होती है। समानांतर रेखा पैरेलल लाइन, ठीक है, समानांतर रेखा ऐसे, ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन को कितना भी हम आगे बढ़ाएंगे, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, मतलब एक दूसरे को कभी भी ये काटेगी नहीं एक पॉइंट पे। ठीक है, नहीं काटेगी। तो जब ये नहीं काटेगी, कितना भी हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमेशा हर जगह दूरी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो हर जगह 2 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस रहेगा, हर जगह 2 सेंटीमीटर की ही दूरी रहेगी। ठीक है, ये ग्राफ हो गया, ग्राफ नोट कर लो। अब हम पढ़ते हैं इसका हल, सॉल्यूशन। विरोधी समीकरण का हल। सॉल्यूशन ऑफ इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होगा? विरोधी समीकरण का हल देखते हैं। विरोधी समीकरण का हल देखते हैं। लिखो कि विरोधी समीकरण का ग्राफ एक समानांतर रेखा प्राप्त होती है। क्या लिखेंगे? कि विरोधी समीकरण का ग्राफ एक समानांतर रेखा प्राप्त होती है
अतः लिखते हैं विरोधी समीकरण का ग्राफ एक समानांतर रेखा पैरेलल लाइन समानांतर रेखा प्राप्त, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा, विरोधी पूरा समानांतर पूरा, विरोधी समीकरण का ग्राफ एक समानांतर रेखा प्राप्त होती है अतः इनमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। उभयनिष्ठ कॉमन, उभयनिष्ठ को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, ठीक है। इनमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है, नहीं होता, अतः इनमें एक समानांतर रेखा प्राप्त होती है, अतः इनमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है, जिसके कारण इस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। नो सॉल्यूशन, क्या? नो सॉल्यूशन। अविरोधी समीकरण, विरोधी समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा, समीकरण का ग्राफ एक समानांतर रेखा प्राप्त होती है, अतः इनमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ कॉमन नहीं होता है, जिसके कारण इस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, कैसे? देखो, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगे, कितना भी कुछ करेंगे तो नहीं काटेंगे। ये एक दूसरे को कितना भी हम आगे बढ़ा लेंगे तो ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ऊपर तक ले जाए या नीचे तक लाए तो भी ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो इनमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। उभयनिष्ठ मतलब वो कटान बिंदु, इसमें एक भी कॉमन नहीं होता है। जैसे उसमें हुआ था अविरोधी वाले में, एक दूसरे को एक जगह काट रहा था ना, तो कॉमन पॉइंट ये हुआ। इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, कहीं भी एक दूसरे को ये काटेंगे ही। तो इसी कारण से इस इक्वेशन का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, ये एक दूसरे को कितना भी हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगे। इस कारण से इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होता है। ओके, ठीक है, ये हम लोग विरोधी समीकरण पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आश्रित समीकरण। आश्रित समीकरण क्या होता है? लिख लिया था ना? चलो भाई लिख लो। अब हम लोग पढ़ेंगे आश्रित समीकरण। आश्रित समीकरण डिपेंडेंट इक्वेशन
कि डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होता है। मिटा देता हूँ। डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होता है, आश्रित समीकरण क्या होता है? वैसा समीकरण जिसके x के गुणांकों का अनुपात x के गुणांकों का अनुपात रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, अनुपात कॉमा y के गुणांकों का अनुपात क्या वैसा समीकरण जिसके x के गुणांकों का अनुपात कॉमा y के गुणांकों का अनुपात कॉमा तथा अचर पद का अनुपात कांस्टेंट टर्म, अचर पद क्या, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अचर पद का अनुपात तीनों ही बराबर हो, तीनों ही बराबर हो उसे आश्रित समीकरण या डिपेंडेंट समीकरण कहा जाता है। आश्रित समीकरण कहा जाता है, ठीक है। वैसा समीकरण जिसके x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात तथा अचर पद का अनुपात तीनों ही बराबर हो उसे आश्रित समीकरण कहा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y and constant term, all of three are equal is known as dependent equation. Okay? कैसे? जैसे हम करते हैं 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 और क्या कहते हैं 6x प्लस 12y इक्वल टू ठीक है, ये करते हैं 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 और 6x प्लस 12y इक्वल टू 24। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। इसमें देखो x के गुणांकों का अनुपात रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 2/6, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 4/12, ठीक है। और कितना 2/6 4/12 और यहाँ पे अचर पद क्या होगा, अचर पद ये वाला होगा, प्लस 8 इधर आएगा तो -8 और प्लस 24 इधर आएगा तो -24, यानी कि क्या -8/-24 कितना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 तिया 4 तिया 2 3 4 3 और 8 3 और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। मतलब कि हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल गया 1/3, क्या लिख दिया 3 आएगा ना, 1/3 और 1/3,
क्या क्या मिला, 1/3 1/3 1/3 तीनों जगह मिल गया। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि ये तीनों आपस में बराबर हो गए, और जब तीनों आपस में बराबर हो गए तो ऐसे ही समीकरण को तो हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट इक्वेशन। क्या कहते हैं, डिपेंडेंट इक्वेशन, आश्रित समीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। और एग्जांपल लेके आप ले लेते हैं भाई। जैसे हम कहते हैं कि 5x, क्या कहते हैं, 5x + 4y = 2 और 10x + 8y = 4। तो यहाँ पे x का गुणांकों का अनुपात 5/10, y के गुणांकों का अनुपात 4/8 और अचर पद के गुणांकों का अनुपात -2/-4। माइनस से माइनस कैंसल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। यानी कि क्या मिला हमें, 1/2 1/2 1/2। ये तीनों आपस में बराबर है, और जब तीनों आपस में बराबर हो गए मतलब कि क्या, ये इक्वेशन जो है आश्रित समीकरण है। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, मिटा दें। और अब हम क्या, आश्रित समीकरण का शर्त क्या होता है, आश्रित समीकरण का शर्त। आश्रित समीकरण का शर्त, कंडीशन ऑफ डिपेंडेंट इक्वेशन, डिपेंडेंट इक्वेशन। तो आश्रित समीकरण का शर्त क्या होगा, आश्रित समीकरण का शर्त होगा क्या होगा, ये होगा, क्या होगा इसमें, A/D बराबर होगा B/E के बराबर होगा, A/D बराबर होगा B/E के बराबर होगा C/F के। ठीक है, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये होगा आश्रित समीकरण का कंडीशन। ठीक है, आश्रित समीकरण का ग्राफ क्या होगा, आश्रित समीकरण का ग्राफ क्या होगा, आश्रित समीकरण का ग्राफ क्या होगा, ग्राफ ऑफ इसका ग्राफ क्या होगा, आश्रित समीकरण का ग्राफ क्या होगा। तो आश्रित समीकरण का ग्राफ होगा आश्रित समीकरण का ग्राफ, आश्रित समीकरण का ग्राफ
संपाती रेखा प्राप्त होती है। संपाती को बोलते हैं कोइंसिडेंट। आश्रित समीकरण का ग्राफ संपाती रेखा, आश्रित समीकरण का ग्राफ संपाती रेखा प्राप्त होती है। संपाती रेखा प्राप्त होती है। कैसा, इसको समझिए। आश्रित समीकरण का ग्राफ संपाती रेखा किसको बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन किसको बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। इस चीज को समझिए, देखिएगा। मान लीजिए ये एक लाइन है, क्या है? ये एक लाइन है और इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आकर के गुजर जाए ऐसे, ठीक है? तो ये जो दोनों लाइन कहलाएगी आपस में कोइंसिडेंट कहलाएगी, संपाती रेखा कहलाएगी, ठीक है? मतलब कि कोइंसिडेंट लाइन कैसी होगी? ऐसी, और इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन और भी गुजर रही है, ये वाली, ठीक है? एक दूसरी लाइन और भी गुजर गई, इसके ऊपर ही एक लाइन और, ठीक है? तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं? संपाती लाइन बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? ऐसा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा मूल बिंदु ओरिजिन, और इसका ग्राफ क्या होगा? ये हुआ, ये हुआ। इसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। क्या कर रहे हैं? डार्क। तो एक ये लाइन है, ये है क्या? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और बी एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल टू 0, ठीक है? तो हाँ, आश्रित समीकरण का जो ग्राफ है वो संपाती रेखा प्राप्त होती है। संपाती रेखा किसको बोलते हैं? कि दो लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर आकर के फिक्स हो जाए। यहाँ पे दो लाइन है, ठीक है? दो लाइन है, एक लाइन ऐसे और फिर उसी के उस एक लाइन ऐसे और फिर उसी के ऊपर दूसरी लाइन, सेकंड लाइन, ठीक है? तो ऐसे को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो इसका ग्राफ जो होता है संपाती रेखा होती है, संपाती रेखा। तो जब ग्राफ संपाती रेखा, तो सॉल्यूशन इसका कितना होगा? सॉल्यूशन, कितने सारे सॉल्यूशन? देखो इसमें कितने सारे बिंदु उभयनिष्ठ हैं, कितने सारे बिंदु उभयनिष्ठ हैं, ठीक है? कितने सारे? बहुत सारे बिंदु उभयनिष्ठ मिलेंगे। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में शामिल है, जो दोनों में कॉमन है। तो बहुत सारे बिंदु, अनंत बिंदु उभयनिष्ठ मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे। बहुत सारे बिंदु कॉमन मिलेंगे।
तो जब बहुत सारे बिंदु कॉमन मिलेंगे तो इस समीकरण का जो हल होता है अनंत हल होता है। कितने हल? अनंत हल होते हैं। लिखो अब आश्रित समीकरण का हल। आश्रित समीकरण का हल। आश्रित समीकरण का हल। तो आश्रित समीकरण का हल सॉल्यूशन ऑफ डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होगा? आश्रित समीकरण का हल लिखेंगे कि चूंकि आश्रित समीकरण में आश्रित समीकरण का ग्राफ संपाती रेखा प्राप्त होती है। संपाती रेखा प्राप्त होती है। संपाती रेखा प्राप्त होती है। अतः इनमें संपाती रेखा प्राप्त होती है। अतः इनमें अनंत को क्या बोलते हैं? इनफिनाइट। इन्फिनिटी। क्योंकि आश्रित समीकरण का ग्राफ संपाती रेखा प्राप्त होती है। अतः इनमें अनंत बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं। मतलब उभयनिष्ठ होते हैं या कॉमन होते हैं? उभयनिष्ठ या कॉमन? उभयनिष्ठ होते हैं। अतः जिसके कारण इस समीकरण का अनंत हल होता है। अनंत हल, इंफिनिटिव सॉल्यूशन। अनंत हल होता है। ठीक है। अब देखो क्या क्या समीकरण ये उतार लो, ऊपर से करेंगे इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके उतार लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग तीनों इक्वेशन पढ़ लिए और दो चर वाले रैखिक समीकरण का लगभग मतलब कि जो थ्योरी वाला पार्ट था हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज बचा है। ठीक है, एक हम टेबल बनाएंगे समीकरण, क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन इक्वेशन, कंडीशन, शर्त, कंडीशन, ग्राफ,
हल, हल, सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहला क्या, सबसे पहला कौन सा, अविरोधी समीकरण। अविरोधी समीकरण, अविरोधी को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, अविरोधी समीकरण, कंसिस्टेंट इक्वेशन। अविरोधी समीकरण का कंडीशन हम लोग क्या पढ़े थे, कंडीशन हम लोग ये पढ़े थे कि A बटा D नॉट इक्वल टू B बटा E। ठीक है, ये पढ़े थे हम लोग कंडीशन। या फिर क्या पढ़े थे, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, ये हम लोग पढ़े थे कंडीशन अविरोधी समीकरण का। ग्राफ क्या पढ़े थे, अविरोधी समीकरण का ग्राफ क्या पढ़े थे, ग्राफ हमारा ऐसा था, कैसा था अविरोधी समीकरण का ग्राफ, अविरोधी समीकरण का ग्राफ जो था ऐसा था, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही थी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये वाला है अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये वाला है, ये लाइन है dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। और इसका सॉल्यूशन कितना था, सॉल्यूशन अद्वितीय, सॉल्यूशन कितना था, एक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल, एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना था, एक, या इसको हम क्या बोलते हैं, एक या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, एक या अद्वितीय हल, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, और इस लाइन को हम क्या बोल रहे थे, ये क्या, कैसा लाइन था, इंटरसेक्टिंग लाइन, कैसा लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये अविरोधी समीकरण। उसके बाद क्या है, विरोधी समीकरण। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, विरोधी समीकरण। विरोधी समीकरण, विरोधी को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इसका हम लोग कंडीशन क्या पढ़े थे, कंडीशन इसका ये था कि a बटा d बराबर होता है b बटा e के। ठीक है, या a1 बटा
A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसा पढ़े थे हम लोग? ग्राफ पढ़े थे ऐसा, कैसा? ऐसा ग्राफ पढ़े थे कि ये जो होता है पैरेलल लाइन प्राप्त होती है। ठीक है, ये है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और ये है dx प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? पैरेलल लाइन। समानांतर रेखा। और इसका हल कितना होता है? इसका हल कितना है? तो इसका एक भी हल नहीं, एक भी हल नहीं, यानी कि जीरो सॉल्यूशन। एक भी हल नहीं, जीरो सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या? विरोधी समीकरण हो गया। उसके बाद तीसरा क्या था? तीसरा क्या था हमारा? तीसरा क्या था हमारा? तीसरा था अविरोधी समीकरण, विरोधी समीकरण, आश्रित समीकरण। आश्रित समीकरण जिसको हम डिपेंडेंट बोले। डिपेंडेंट इक्वेशन। डिपेंडेंट इक्वेशन का कंडीशन क्या था? डिपेंडेंट इक्वेशन का कंडीशन है, डिपेंडेंट इक्वेशन का कंडीशन क्या था कि a बटा d इक्वल टू b बटा e इक्वल टू c बटा f, या a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c पे। ये हो गया आश्रित समीकरण। इसका ग्राफ कैसा था? इसका ग्राफ था ऐसा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन कितना है? तो इसका सॉल्यूशन अनंत सॉल्यूशन, अनंत हल, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, इनफिनाइट या इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सभी
नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अविरोधी समीकरण को हल करने की विधियां। ठीक है, अविरोधी समीकरण को हल करने की विधियां, बहुत सारी विधियां हैं। सभी विधियों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग ये दोनों क्लास रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। थैंक यू सो मच दोस्तों।